जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंत यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आपको पहलगाम के नरसंहार और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो पता ही है, जिसमें स्टॉपेज ऑफ फायर भी हो चुका है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार और हिंदुस्तानी एयरफोर्स के शब्दों में कहें तो सिर्फ स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चला हुआ है, मतलब गेम ऑन है। दोस्तों, इस संबंध में एक मीम भी चल रहा है कि अंदर की समस्याओं के लिए बुलडोजर और बाहर की समस्याओं के लिए ब्रह्मोस। अब ये तो आपको पता ही है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में नरसंहार हुआ था, जिसमें हिंदुओं को छांट छांट कर मारा गया था, वह सिर्फ एक नॉर्मल नरसंहार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी देश में दंगे कराने की। बस गलती एक हो गई कि वो वर्तमान भारत सरकार और उसके हेड प्राइम मिनिस्टर मोदी के मूड को नहीं पढ़ सके कि ये बात कहाँ तक चली जाएगी। और बात बढ़ी, जवाब दिया गया न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के दिल पाकिस्तानी पंजाब में भी हमले किए गए। 9 जगह टारगेटेड हमले किए गए और टारगेटेड हमले इतने सटीक थे कि उन्होंने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, वो भी इजराइल स्टाइल में, या सच कहें नए भारत के स्टाइल में। लेकिन पाकिस्तान को इतने से मानना थोड़ा ही था। उसने पहले तो झूठ बोलना शुरू किया कि हमने हिंदुस्तानी फौज के इतने जहाज गिरा दिए, उतने गिरा दिए, लेकिन चैन नहीं पड़ा तो हमला कर दिया हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर और उसका जवाब दिया गया। तो वो तो आपको पता ही है जवाब में क्या दिया गया। बात ये नहीं है कि उनको कितना नुकसान पहुंचाया, आज का वीडियो तो ये है उस नुकसान पहुंचाने और स्टॉपेज फायर के बाद के क्या हालात हैं। दोस्तों, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया जो आने वाले काफ़ी वर्षों तक दुश्मन को सालता रहेगा। और सबसे पहले बड़ा बदलाव ये आया है कि भारत सरकार ने आतंकवाद और उनके सपोर्टर्स को एक ही तराजू पर तोलना शुरू कर दिया है और जीरो टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज के सिद्धांत के तहत बता दिया है कि यदि कोई भी टेररिस्ट हमला भारत पर होता है, उसका पाकिस्तानी लिंक पाया जाता है, तो कार्रवाई सैन्य लेवल पर ही होगी, ना कि डिप्लोमेटिक लेवल पर पहले की तरह। दूसरा, दुनिया को भारत ने दिखा दिया है कि भारत टारगेटेड और कंट्रोल हमले करने में सक्षम है, वो भी सफलतापूर्वक। अब आतंकवाद और उनके मददगार दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है। भारत उनको उनकी ही जमीन पर मारने में सक्षम है, वो भी आसपास में ज्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर, इजराइल स्टाइल में या कहें नए भारत की स्टाइल में। और दोस्तों, सबसे अंत में और सबसे बड़ा बदलाव आया है कि भारत सरकार ने न्यूक्लियर वेपन की धमकी और गाल पिटने के बाद न्यूक्लियर वेपन का आर को सुनना बंद कर दिया है, उसको सहना बंद कर दिया है और बता दिया है यदि अब कोई और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की ना तो अगली बार इससे भी बुरा हश्र करेंगे तुम्हारा। इस बार के न्यूक्लियर रेडिएशन को ही संभाल लो, अगली बार संभालने की हालत में भी नहीं रहोगे तुम। आज का भारत अपने पुराने स्टाइल जैसे सबूत इकट्ठे करना, सबूत सोचना, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत करना, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करना, इन सब से कहीं आगे आकर दुनिया को बता चुका है कि अब आतंकवादी और उनके सपोर्टर एक ही हैं और उनके खिलाफ प्रॉपर सैन्य लेवल पर एक्शन लिया जाएगा। जिस लेवल पर एक्शन लेना होगा उस लेवल पर लिया जाएगा और यही भारत का न्यू नॉर्मल रूल होगा। इसे न्यू नॉर्मल कह करके परिभाषित और प्रचारित भी किया जा रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ रूल बुक को नए सिरे से लिख दिया है और दुनिया उस रूल बुक को स्वीकार भी कर रही है। अब आते हैं दोस्तों, इसके इकोनॉमिक पहलू क्या हैं, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना पैसे की तो लड़ी नहीं जाती। खैर, थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए मैं आपको बताता हूँ। एक पुरानी कहावत है ना कि समझदार दुश्मन बेवकूफ दोस्त से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। अब एक बात तो सही है, पाकिस्तान है तो दुश्मन ही, लेकिन वो समझदार है या बेवकूफ है, ये इस बात का अनुमान मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसमें आप क्या अनुमान लगाते हैं और अपने अनुमान को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उसने जो नरसंहार करना था वो कर दिया, उसके बाद भारत सरकार को भारतीय फौज को करना था वो कर दिया, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात ये हुई, दुनिया के कई देशों के हथियार एक साथ टेस्ट हो गए। भारत के अपने हथियार टेस्ट हो गए, चाइनीज हथियार टेस्ट हो गए
और रशियन हथियार भी टेस्ट हो गए। अब पाकिस्तान के अपने हथियार तो थे ही नहीं जो टेस्ट होने थे, उसने बाकी सबके टेस्ट करवा दिए हथियार। बैठे बिठाए भारत को उन्होंने हथियारों के मार्केट का नया सौदागर बना दिया। चाइनीज हथियारों का जो हवा बना रखा था उसको उठा के साइड रखवा दिया। बेमतलब की लड़ाई जिसमें चाइना लड़ा भी नहीं, उसको बिना लड़ाई ही उसने भाई ने हरवा दिया। अब वो हमारे लिए दोस्त है या दुश्मन है, समझदार दोस्त है या समझदार दुश्मन है, बेवकूफ़ दोस्त है बेवकूफ़ दुश्मन है, ये अनुमान आप खुद लगा लो और मुझे भी बता दो। और दोस्तों इस लड़ाई से एक बात और थी पता, इस 3.5 दिन के युद्ध के बाद में हम लोग सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे थे। एक आम भारतीय सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा था। 2019 में बालाकोट में 2 बम गिराने के बाद भी देश में प्रसन्नता का माहौल था, देश खुश था। लेकिन 3.5 दिन तक गाल पीटने के बाद भी यार मजा नहीं आया। 1-2 दिन और पीट लेते तो ज्यादा अच्छा होता, बस मजा ही नहीं आया। बाकी सब तो ठीक है, पिटाई अच्छी करी है, हथियार टेस्ट हो गए, सब ठीक है, बस मजा ही नहीं आया। मतलब कि हमें अपनी आर्मी और अपनी सरकार से उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ा ली हमने। लेकिन दोस्तों देश की भावनाओं से कहीं ज़्यादा आगे आता है देश, और भारत सरकार इस बात को बखूबी समझती हैं। महान दार्शनिक और कूटनीतिक चाणक्य ने भी कहा था, किसी भी सेना को शक्तिशाली बनाता है उसका राजकोष, भरा हुआ खजाना, और यदि ये लड़ाई आगे चलती तो संभवतः हमें इकोनॉमी के लेवल पर कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय भारत को युद्ध की आपदा में नहीं झोंकना चाहते थे, और वैसे भी आपदा में अवसर निकालना मोदी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मित्रों थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हथियार खरीदने वाले देश को उन्हें हथियार बेचने वाले देश के रूप में बदलना है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, और 2016 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आकाश एयर डिफेंस, जिसने S-400, L-70 और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आदि के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद सुरक्षा कवच बनाया जिसने दुश्मन के ड्रोन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सबका तेल निकाल दिया। और 3.5 दिन का यह कन्फ्लिक्ट, जिसे पूरी दुनिया युद्ध के रूप में देख रही है, भारतीय हथियारों का प्रदर्शन या ताकत दिखाने का एक क्षेत्र बन गया। टेस्टिंग ग्राउंड बन गया था पाकिस्तान हमारे हथियारों का। एक तरह से हमारे S-400, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सब अपने अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। वहीं चाइनीज, पाकिस्तानी, टर्किश वेपन एक्सपोज हो रहे थे। मतलब हथियारों के मार्केट में आपदा में अवसर हम ढूंढ रहे हैं, और भारत सरकार ताक लगाए बैठी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम। और क्यों करें इनकार हम। और इतना ही नहीं दोस्तों, आकाश एयर डिफेंस के नेक्स्ट वर्जन आकाश NG यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जो कि प्रोडक्शन में ही 2026 में आने की उम्मीद है, का ऑर्डर ऑलरेडी आर्मी ने देने का मूड बना चुका है, जो कि आकाश 1S का यूज कर रहा है। वह आकाश 1S जहां 25 से 30 किलोमीटर तक काम करता है, वहीं आकाश NG की रेंज होगी 70 से 80 किलोमीटर, जो कि स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट और सुपर स्पीड वाली मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम होगा। पहले ही आकाश एयर डिफेंस के आकाश 1S, पिनाका और 155 M आर्टिलरी गन जैसी दुनिया भर की सैन्य सामग्री का आर्मेनिया खरीदार रह चुका है, या आज भी खरीदा है, हमारा प्रमुख रक्षा पार्टनर है। अब आकाश एयर डिफेंस भी खरीदने के मूड में है। सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं, दुनिया के कई देश नजरें लगा रहे हैं आकाश एयर डिफेंस पर। पहले हमारे हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड हुआ करता था अजरबैजान आर्मेनिया कन्फ्लिक्ट या युद्ध। अब पाकिस्तान ने वो मौका हमें अपने घर के पास ही दे दिया है। ब्रह्मोस को पहली बार यूज किया गया युद्ध क्षेत्र में। अब तक जितनी भी ब्रह्मोस की काबिलियत थी ना, वो टेस्टिंग ग्राउंड में ही की गई थी, लेकिन अब युद्ध क्षेत्र में आकर के उसने बता दिया है ब्रह्मोस किस बला का नाम है जो शीशे से पत्थर को तोड़ती है। मित्रों आकाश NG ना पिछले आकाश 1S के मुकाबले हल्की होगी, और टारगेट को पहचानने के 10 सेकंड के अंदर लॉन्च हो जाएगी, और 20 सेकंड में 3 आकाश लॉन्च होकर के टारगेट को नेस्तो नाबूद कर देंगी। अब भारत पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोनों का यूज किया था, और जिनकी जो गत भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने बनाई है, बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बैठे बैठाए तुर्की के ड्रोन मार्केट की भी उसने, या ड्रोन इंडस्ट्री की बोले तो भद पीट दी है। आर्मेनिया पहले ही 30 किलोमीटर तक अपनी सिक्योरिटी को आकाश से इंश्योर कर रहा है।
वो 80 किलोमीटर तक बढ़ाने के मूड में है आकाश एनजी के साथ। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। आकाश एनजी का प्रोडक्शन ही 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, कुछ और देर भी हो सकती है। उसके बाद उसकी सारी की सारी सप्लाई भारतीय सुरक्षा बलों को होने वाली है, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय थल सेना को होने वाली है। जब हमारी सप्लाई की पूर्ति हो जाएगी उसके बाद भारत सरकार कहीं डिसाइड करेगी उसका निर्यात का। मतलब कि आर्मेनिया को भी इंतजार करना होगा। लेकिन हथियारों के मार्केट के हम नए सिकंदर बन रहे हैं, नए सौदागर बन के निकल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए थैंक यू तो बनता है पाकिस्तान का, बैठे बिठाए टेस्ट करा दिए हमारे हथियार। और मित्रों इतना ही नहीं है कि हथियार ही सप्लाई करके हम पैसे कमा रहे हैं। भारत अपने हथियारों के दम पे काकेशस क्षेत्र में संतुलन भी साधता है। जहां अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की सपोर्ट करते हैं, वहीं आर्मेनिया को भारत, मतलब भारतीय हथियारों के दम पे आर्मेनिया वहाँ टिका हुआ है और उस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बना हुआ है। अब जब आकाश पहुंचेगा ना आर्मेनिया, तो वो तुर्की के भी पेट में दर्द करने वाला है। अजरबैजान की तो बात ही करनी बेकार है। अब ऐसे समय में मित्रों, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी इज्जत बचाने के लिए AI जनरेटेड फेक वीडियोज का सहारा ले रही हो, उस समय भारत का आकाश के दम पर विश्व मार्केट में दम भरना कितनों के पेट का दर्द करने वाला है। मतलब आकाश ने हमें हथियारों के आकाश के नए सौदागर के रूप में स्थापित तो कर ही दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश की यह सफलता सिर्फ एक हथियार की सफलता ही नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान की भी सफलता है। एक हिंदुस्तानी होने गर्व तो महसूस कराती है मित्रों हमारी स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। मित्रों बताने के लिए बहुत कुछ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या बदल गया है या बदलने वाला है, लेकिन वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। आपसे अनुरोध है मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं मित्रों।